हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मोशन। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन करें। अगर एक बॉडी इन मोशन है, हरकत कर रहा है, तो हम इसकी मोशन को, हम इसकी मूवमेंट को कैसे एक्सप्लेन करें। ये क्या मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, कहाँ तक मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हमें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, डिफाइन करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है डिस्टेंस। आप डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस क्या है, आप डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस क्या है। अगर एक पर्सन यहां से चला पॉइंट ए से गया बी तक, बी से गया सी तक, सी से आया डी तक, ए से बी तक जाने में इसने कवर किया 20 मीटर, बी से सी तक जाने में इसने कवर किया 40 मीटर या 45 मीटर, और सी से डी तक आने में वापस इसने 20 मीटर कवर कर लिया। अब मैं डिस्टेंस को डिफाइन करता हूं। डिस्टेंस क्या था, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। बॉडी जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते की लंबाई का नाम फासला है। इसे उर्दू में फासला कहा जाता है। जब कोई बॉडी ट्रैवल करता है, जब कोई बॉडी मूव करता है, तो अपनी मूवमेंट के दौरान वो जिस रास्ते पर चला है उस रास्ते की कुल लंबाई अगर आप नाप लें तो उस लंबाई का नाम डिस्टेंस, उर्दू में से फासला कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी था, इसका पाथ था ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी। हालांकि फाइनल डेस्टिनेशन देखी जाए तो उसने स्टार्ट ए से किया और फाइनली रुका डी पर, बट इस सारे अमल के दौरान इसने डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं अगर इसका डिस्टेंस नापूं, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एस इज इक्वल टू 20 प्लस 45 एंड देन अगेन प्लस 20, फाइनली वी गेट द टोटल डिस्टेंस इज 85 मीटर। इस बॉडी का टोटल डिस्टेंस हुआ 85 मीटर। डिस्टेंस की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस को आप सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट, इसका क्या यूनिट यूज किया जाता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है और इसको नॉर्मली हम सिंबल एफ से शो करते हैं। ये दो बातें तो आप लोग पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक बात नई है। जिन्होंने यहाँ पढ़ा था, मैट्रिक यहीं से किया था, उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए ऐड कर देता हूँ। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस थिंग डिपेंड्स अपॉन द पाथ। बॉडी किस रास्ते पर चल रहा है, ये चीज डिपेंड करती है बॉडी के रास्ते पर। बॉडी छोटे रास्ते पर जाएगा उसका डिस्टेंस कम होगा, और बॉडी बड़े रास्ते पर जाएगा तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स पाथ एंड बाय नेचर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको डायरेक्शन मैटर नहीं करती, इसको डायरेक्शन अफेक्ट नहीं करती। इसके रास्ते की लंबाई आप यहां से नापें, वहां से नापें, इसके रास्ते की लंबाई जो आ रही है वो एज इट इज रहेगी और ये टोटल एसएम रहेगा। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई, लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। कोई बॉडी अगर चल रहा है, किसी रास्ते को कवर कर रहा है, तो उस रास्ते की जो लंबाई है, रास्ते की उस लंबाई का नाम डिस्टेंस या फासला है। इसको सिंबल एफ से शो करते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये डिपेंड करती है बॉडी के पाथ पर, बॉडी किस पाथ पर चला है। इसके कंपैरेटिवली एक और क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट स्पेशल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या ऐसा खास है, नथिंग। अगर आप वैसे ही इसको डिफाइन करना चाहें, ए बी सी डी, बॉडी उसी रास्ते पर चला 20 मीटर, देन 45 मीटर, देन अगेन 20 मीटर। अब कोई पूछे कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो पहले डिस्प्लेसमेंट की जरा डेफिनेशन सुन लीजिएगा। डिफरेंस ऑफ पोजीशन बिटवीन 2 points is called displacement। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन होता है, जो पोजीशन का फर्क होता है, पोजीशन के इस फर्क का नाम डिस्प्लेसमेंट है।
मतलब मैं इसी एग्जाम्पल को फिर रिपीट करता हूं, बॉडी ए से बी, बी से सी और देन सी से डी की जानिब गया, तो अब मैं कंसिडर करूंगा कि बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसे मैं एस वेक्टर से या डी वेक्टर से शो करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक बॉडी के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस आया, जो फर्क आया, बॉडी गया कहां से, कैसे गया, किस रास्ते पर चला, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि बॉडी को अपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के दौरान चेंज कितना लाया, बॉडी ने चेंज कितना लाया। स्टार्ट करता है ए से, एंड करता है डी तक, तो इस दौरान बॉडी क्या चेंज कर पाया, बॉडी ने ए से डी तक नेट उसका फाइनल रिजल्टेंट क्या रहा, तो उसका फाइनल रिजल्टेंट ये रहा कि उसने 45 मीटर कवर किया। हालांकि मैं उसके पाथ के लिहाज से देखूं कहां से चला ये, और टोटल कितना कवर करके आया था, 85 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सेज आप इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट चेंज कितना लाए, कहां से घूम कर आए, मेरा मैटर नहीं है। आई जस्ट नीड टू नो कि आपने स्टार्ट कहां से किया, एंड कहां पर किया, इन दोनों के दरमियान फर्क कितना पड़ गया, कितना चेंज आ गया, दैट चेंज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस वक्त मैं इस बॉडी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट शो करूं, उसकी वैल्यू है 45 मीटर, एंड देन यू आल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि बॉडी कहां से गया था, ए से डी की जानिब, यानी इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जानिब। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो ये इसका सिंबल है, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ये दोनों सेम है। व्हाट्स न्यू, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस के बारे में क्या कहा था, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, बॉडी किस रास्ते पर चल रहा है, एंड द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन the displacement depends upon initial and final points। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बॉडी का इनिशियल पॉइंट कहां है, बॉडी का फाइनल पॉइंट कहां है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर आप इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की लोकेशन चेंज कर दें, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, रास्ता छोटा रखें या बड़ा रखें, इट नेवर मैटर्स, इट्स ओनली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और एक बात याद रखिएगा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी किस रास्ते से जा रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सेकेंडली, डिस्टेंस इज टेकन ओनली एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है इसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया जाता है, इसमें सिर्फ वैल्यू ली जाती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स नेगेटिव भी होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, कंसिडर की जाती है। ये डिफरेंस है आपके सिंध बोर्ड की जो मैट्रिक की बुक है उसमें और फर्स्ट ईयर की बुक में। जब आप सॉल्व करने जाते हैं आपको, अगर आप उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो जरूरी होता है अगर आपने आगे इंटर टेस्ट या किसी हाई लेवल पर टेस्ट देना है, आपको बुक अच्छी तरह पढ़ी भी होनी चाहिए। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ चीजें हैरानकुन है। हैरानकुन यही है कि इंटर में ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज की गई हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी लेकर इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी यूज की गई हैं। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, दोनों लिहाज से। इसकी मजीद पहली एग्जांपल तो आपके सामने मौजूद है। अब इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चंस जो अक्सर स्टूडेंट से डिस्कस भी करता हूं, ये एक एमसीक्यूज में आया हुआ था, किसी एंट्री टेस्ट में था, ये नोट कर लीजिए, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। इन दोनों के डिफरेंस को मजीद वाज़ेह करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख देता हूं। एग्जाम्पल सुनने के बाद उम्मीद यह है
कि अगर इसके कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई चीज कंफ्यूजिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी। एंड द एग्जांपल इज a car starts from one end to the other of a 10 kilometer road and returns and stops at the midpoint. What is the total distance and total displacement of car? एक कार है, 10 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर एक कोने से जाती है दूसरे कोने तक, फिर वापस आती है, रिटर्न होती है और वापस आकर मिड पॉइंट पर रुक जाती है। अब आपने ये बताना है कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। ये मैंने कंसिडर कर लिया वो रोड है, कार ने यहां से ट्रेवल करना शुरू किया, गई दूसरे एंड तक, इस रोड की टोटल लेंथ है 10 किलोमीटर एंड देन वहां से वापस घूमते हुए आई और आकर रुक गई मिड पॉइंट पर। एग्जाम्पल आपके सामने है। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस की जरा डेफिनेशन दोबारा दोहरा लेते हैं। द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, बॉडी जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते की लंबाई। तो अब बॉडी ने रास्ता क्या चला, यहां से दूसरे कोने तक गया 10 किलोमीटर, फिर वापस आया, ये उसका रास्ता चल रहा है, वो वापस आया तो 10 किलोमीटर पहला जाने का प्लस मजीद एक्स्ट्रा जो उसने रास्ता कवर किया 5 किलोमीटर वापसी का, एंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, जो डिस्टेंस की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूं, बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस बना 15 किलोमीटर, ये बॉडी का डिस्टेंस था। अब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था, इसको मैंने शो कर दिया एस वेक्टर से। अब जरा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द डिफरेंस ऑफ पोजीशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बॉडी के इनिशियल पॉइंट से लेकर बॉडी के फाइनल पॉइंट तक के दरमियान फर्क कितना आ रहा है, वो कहां से घूम कर आया, ये आपका मसला ही नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है बॉडी के इनिशियल पॉइंट से बॉडी के फाइनल पॉइंट तक कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है। तो फर्क के लिहाज से इनिशियल यहां पर, फाइनल यहां पर, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? वही बॉडी जिसने ओरिजिनली डिस्टेंस कितना कवर किया था, 15 किलोमीटर, जब मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर किया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकला 5 किलोमीटर। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा चेंज क्यों आया? ऐसा चेंज आया ड्यू टू द कॉन्सेप्ट, एक रास्ते की लंबाई है, दूसरा पोजीशन का फर्क है, दोनों हमेशा सेम नहीं होते। सेम हो भी सकते हैं लेकिन हमेशा सेम नहीं होते। बोथ हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स। इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को और मिलेगा, उसको आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाना होगा। मैं कंटिन्यू करता हूं। मोर वर्ड्स स्पीड। स्पीड क्या है? ये खैर बहुत सिंपल सी बातें हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है
तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी हरकत के दौरान, वो यूनिट टाइम के दौरान, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड भी होता है, 1 मिनट भी होता है, 1 घंटा भी लिया जाता है, 1 दिन भी होता है, 1 हफ्ता भी होता है, 1 साल भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यूनिट टाइम लिखने से मुराद 1 सेकंड होगा। कोई बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, कोई बॉडी अपनी हरकत के दौरान 1 सेकंड के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड को हम शो करते हैं v से, इसका फार्मूला होता है s/t। अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो यूनिट इसका क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि ये न्यूमेरिकल्स में मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर में दे दिया जाता है, तो अब आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड यूनिट था मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन का मेथड क्या है, आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करने जा रहे हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। देन अब आप किसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, आवर को सेकंड में। 1 आवर 1 घंटे में 3600 सेकंड्स हुआ करते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो उसूली तौर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन बात यह कि यहाँ आवर कहाँ पर आ रहा है, अपॉन में, डिवाइडिंग वैल्यू में, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में आने की वजह से हम इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। आमतौर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आवर डिवाइड में आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो इन शॉर्ट सीधा सीधा मेथड ये बताया जाता है कि अगर कभी किसी बॉडी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दी जाए, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आमतौर पर कन्वर्जन यही होती है। चेंज भी हो सकती है, अगर कभी कन्वर्जन चेंज हुई तो आप चेंज मेथड यूज कर लीजिए। मेथड आपको बता दिया किसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये आपका मेथड है। चले मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। अभी तो मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अगर ये कभी दे दिया जाए माइल्स पर आवर और इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए मीटर पर सेकंड में, अब क्या करें, अब क्या किया जाए? सिंपली आपको अच्छी तरह पता है, अगर आपने पढ़ लिया हो। अब माइल कन्वर्ट होने जा रहा है मीटर में, तो माइल का रिलेशन है 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर। तो यहां मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अब मैं 1600 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एंड आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन आवर अपॉन में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है, इसलिए मैं बजाय मल्टीप्लाई के 3600 से डिवाइड करूंगा। तो अब जो टेक्निक है, अब जो मेथड बना, अगर माइल्स पर आवर में दिया हुआ हो और आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप इसको 1600 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये सेकंड कन्वर्जन है स्पीड की, अगर स्पीड दे दिया जाए मीटर माइल्स पर आवर में। नेक्स्ट, इसके बाद जो दूसरी है, दूसरी क्वांटिटी वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? वेलोसिटी क्या चीज है? द डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी हरकत के दौरान, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, 1 सेकेंड के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम इसको शो करते हैं वेक्टर v से,
और इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप डी अपॉन टी लिख दें। यूनिट के लिहाज से सारी बातें वही रहेंगी, यूनिट वही होगा, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड। हाल बता नेचर वाइज एक बात याद रखिएगा, बाय नेचर, अपनी नेचर के एतबार से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अपनी नेचर के एतबार से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यह है कि इसमें दो तरह के चेंजेस आ सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड का या फिर डायरेक्शन का। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बताइएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। कोई आपसे पूछ ले कि जी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, व्हाट विल बी योर आंसर, क्या होगा? इट्स अलोंग द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन उस जानिब होगी जिस डायरेक्शन में, जिस जानिब बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है। वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वन थिंग। अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो लिहाज से चेंजेस आ सकते हैं। वो दो लिहाज से चेंजेस क्या हैं? एक चेंज बाय द मैग्नीट्यूड, जिसको आप स्पीड कहते हैं, और दूसरा है चेंज बाय द डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज। यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं साथ में लिख रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। यूनिट्स पर आज तक वेक्टर्स पढ़ते वक्त हमने बहस नहीं की, सिर्फ दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट ली जाती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अब चूंकि वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इज कॉल्ड, अगर मैं वेलोसिटी में से डायरेक्शन निकाल दूं और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लूं तो वो इसकी स्पीड होती है। अगर मैं वेलोसिटी के अंदर से, यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दोनों चीजें शामिल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मैं वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं और उसमें डायरेक्शन शामिल ना करूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ बॉडी, वो बॉडी की स्पीड होगी। ये बात समझ में आ गई? अब इसी बुनियाद के ऊपर हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर जाते हैं। वेलोसिटी की टाइप्स क्या हैं? इनमें से पहली यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ बॉडी इज मूविंग such that the magnitude and direction of velocity both are not changing it has uniform velocity। अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा हो कि ड्यूरिंग द मोशन, इसकी हरकत के दौरान इसका मैग्नीट्यूड, ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसकी हरकत के दौरान इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो रहे हों, दोनों कांस्टेंट हो, दोनों में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मैंने एक चीज़ कंसिडर की और वो कंसिडर मैंने ये की कि ये एक बॉडी है, मैंने इसे अचानक इसे ऑब्जर्व किया तो ये जा रहा था जनाब राइट साइड की डायरेक्शन में, इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड,
और इसकी डायरेक्शन थी राइट साइड। कुछ देर के बाद मैं दोबारा ऑब्जर्व करता हूं और दोबारा ऑब्जर्व करने पर अब भी पता चलता है कि इसकी स्पीड अब भी 30 मीटर पर सेकंड है और इसकी डायरेक्शन अब भी वही है जिस डायरेक्शन में ये पहले जा रहा था। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये बॉडी मूव कर रहा है, लेकिन इस अंदाज से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि ना तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब मैं कहूंगा कि ये बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की पहली टाइप थी। इसके अलावा वेलोसिटी की दो और टाइप्स हैं, वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन इट्स नॉट सम बिग डील, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगले लेक्चर के लिए आप लोग जो ये टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसको पढ़कर आएंगे जरा बुक से, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है, आप दोबारा पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगले लेक्चर में जब आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वेलोसिटी के बारे में हमारा नॉलेज उतना अप टू डेट नहीं था, अब हो गया है, और ये बेहतर होगा कि जितना अब आपको बताया जा रहा है वो आपको याद रहे। अभी तक कुछ नया नहीं था, बहुत सिंपल था, लेकिन अगले लेक्चर में मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये एक बहुत यूनिक अंदाज में, बहुत नए अंदाज में, बहुत नई चीजें हो जाएंगी और आपको एक सोचने का नया डायमेंशन मिलेगा। यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी पढ़िए, यही चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, यही चीजें, लेकिन इन चीजों को एक नए अंदाज में कैसे पढ़ा जाएगा और फिर इनका यूज क्या होता है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें हमारी होंगी, हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर ही आगे बढ़ेंगे, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रखना है, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा और ये आगे अगले लेक्चर से पहले आप लोगों ने बुक से इसको रीड लाजमी करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए आपके लिए काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।